आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट, बिगिनिंग ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ओके, 1857 से आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम लोग कंक्लूड करेंगे पूरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पूरा 1857 से लेके पूरा पार्टीशन तक। तो देखते हैं क्या क्या कारण था, क्या क्या चेंजेस हुए और क्या क्या रिजल्ट हुए। ओके, नाउ इट वाज द मॉर्निंग ऑफ 11th May 1857। ओके, इट वाज द मॉर्निंग ऑफ, ओके, तो 11th में 1857 हम लोगों को डेट याद रखना जरूरी है। डेट याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट को, क्योंकि ये जो कि है कहते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेम किए जा सकते हैं कि कौन सबसे पहले जो कि है हुआ था। तो हम लोग जानते हैं 10 मई को, 10th मई को मंगल पांडे जी ने किया था मेरठ में, और दूसरा जो फॉल हुआ जस्ट 11th मई को, जस्ट 11th मई को, तो इट वाज द मॉर्निंग ऑफ 11th में द सिपॉइज फ्रॉम मेरठ रीच द सिटी ऑफ दिल्ली। ओके, रीच द सिटी ऑफ दिल्ली। दे अपील टू बहादुर शाह टू, ये जो है बहादुर शाह टू है। ओके, दे अपील टू बहादुर शाह टू द मुगल एम्पेरर ए पेंशनर, और मुगल एम्पेरर पेंशनर। तो पहला जो कि था मेरठ में फॉल हुआ था, जब यानी कि सिपॉइज ने कैप्चर कर लिया था। कैप्चर यानी कि वहां पे रिवोल्ट किया। सबसे पहला रिवोल्ट जो 1857 का माना जाता है वो कहां से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से, 10th मई 1857। और 11th मई को जस्ट सेकेंड डे कहां पे रिवोल्ट पहुंच गई थी? जस्ट नेक्स्ट डे दिल्ली पहुंच गई थी। किसके पास पहुंच गई थी? तो बहादुर शाह टू। और बहादुर शाह कौन थे? बहादुर शाह टू वो थे द मुगल एम्पेरर। ओके, ए पेंशनर, वो थे ए पेंशनर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, हु पॉजेस्ड नथिंग बट द नेम ऑफ द माइटी मुगल। ओके, वो जस्ट एक पेंशन पे चले गए थे। पेंशन उनको ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी, और सारा फंक्शन जो कि था दिल्ली का वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही गवर्न करती थी। ओके, mighty Mughal to become their leader, thus give legitimacy to their cause. Okay, the sepoys then set out to capture and control the imperial city of Delhi. The capture of Delhi and the proclamation of Bahadur Shah as the emperor of Hindustan gave a positive political meaning to the revolt. तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल मीनिंग, क्योंकि कोई ना कोई आखिर में पोस्ट तो चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग हिंदू रिलीजन को लेते तो आखिर में हम लोग कहाँ पे, ईश्वर कहाँ नहीं है? मान लीजिए ईश्वर कहाँ नहीं है? ईश्वर हर जगह है, हर जगह है। ईश्वर यानी कि सर्वव्यापी है। ईश्वर जैसे राम, राम का मतलब ही होता है जो हर जगह रमा हुआ है, जो हर जगह समाया हुआ है, जो हर जगह फैला हुआ है, जो हर कण कण में जिसका वास हो, तो वो है राम, जो हर जगह रमाया हुआ हो। तो ईश्वर कहाँ नहीं है? ईश्वर हर जगह है, कण कण में ईश्वर है। लेकिन हम लोगों को कण कण में है, तो हम लोग ये थोड़े कर सकते हैं कि हमारे पैर के नीचे भी ईश्वर है, हम जहां पे बैठे हैं, हम जहां पे खड़े हैं वहां भी ईश्वर। इस तरह से हम लोग एक पर्टिकुलर जगह देते हैं। जैसे हिंदू रिलीजन, हिंदू लोग जाते हैं कहाँ पे? हिंदू लोग जाते हैं मंदिर में, वहां पे जो कि है ईश्वर की पूजा करते हैं। मुस्लिम लोग जाते हैं अपने मस्जिद में, क्रिश्चियन लोग जाते हैं अपने चर्च में। तो डिफरेंट रिलीजन अपने होली प्लेसेस में जाते हैं वर्शिप के लिए। जैसे ईश्वर कहाँ नहीं है? ईश्वर ब्रह्म हर जगह है। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य, और सत्य क्या है? सत्य सब जगह फैला हुआ है, ब्रह्म सब जगह फैला हुआ। लेकिन फिर भी हम लोग जो कि है उसे एक मूर्त रूप देते हैं, उसे एक मूर्ति का रूप देते हैं कि आखिर में ब्रह्म है तो निराकार है, हर जगह है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ये एसी में ब्रह्म है, इसमें ब्रह्म है। ब्रह्म है, ब्रह्म हर जगह है, सब चीज ब्रह्म से ही है। लेकिन हम लोग एक पर्टिकुलर रूप देते हैं कि इस रूप में ब्रह्म की पूजा करते हैं। जैसे हम लोग कह देते हैं श्री कृष्ण की पूजा करते हैं एक एक बहुत ही ज्यादा दार्शनिक के रूप में। जैसे गीता का उन्होंने बहुत गीता दर्शन दिया, बहुत ही फेमस। उसके बाद उन्होंने प्रेम का संदेश दिया, बांसुरी बजाते हुए गोपियों के साथ रासरत। तो प्रेम के रूप में उस तरह से पूजा करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अगर हम लोग पूजा करते हैं तो श्री राम की पूजा कर। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रूप दे। काली जी का पूजा करते हैं, जब रौद्र रूप ले लिया विमेन ने, औरत ने, तो काली जी की पूजा करते। उसी तरह 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 से ईश्वर के तरह तरह से हम लोग पूजा करते हैं। ओके,
तो एक हम लोग मीनिंग देते हैं, एक हम लोग रूप देते हैं कि इस रूप में आपकी पूजा, इस रूप में आपकी पूजा। तो उसी तरह ईश्वर चूंकि हर जगह फैला हुआ है, ईश्वर हर जगह समाया हुआ है, लेकिन हर जगह हम लोग पूजा नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर जगह हम लोग जाते हैं, एक पर्टिकुलर रूप देते हैं, इस रूप में इसकी पूजा, इस रूप में उसकी। उसी तरह एक जो मीनिंग देते हैं, आखिर में रिबेल लोग जाएगा कहां पे? आखिर में ये जो रिबेल लोग है, सिपॉइज जो रिबेल कर दिया है 10th में को मेरठ में, तो अब उन लोगों ने सोचा कि अब किसको राजा बनाया जाए। हम लोग ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई ली, तो उन्होंने कहा कि जो बूढ़े, जो अभी भी बूढ़े हो गए, भले ही उनको किसी तरह से किसी चीज से मतलब नहीं, उन्हीं को रिबेल बनाया जाए, क्योंकि वो एक जो कि है सिंबॉलिक हेड रहेंगे, और उसी के देख रेख में हम लोग जो कि है सारा फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे, सारा फंक्शन कंडक्ट करेंगे। ओके, तो यहां पे उन लोगों ने रिबेल ने बनाया किसको? बहादुर शाह 2 को, दिल्ली में। कब बनाया? 11th में, ताकि एक पॉलिटिकल मीनिंग समझा जाए कि मुगल रूल अब फिर से होगा। ब्रिटिश रूल को एलियन रूल उन्होंने माना, और ब्रिटिश को हटाने के लिए उन लोगों ने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। तो यहां हम लोगों को देखना है कि किस लिए किया, ताकि एक पॉलिटिकल मीनिंग हो सके, एक पॉलिटिकल, एक रैलिंग पॉइंट हो सके। जैसे बस ईश्वर हर जगह है, रैलिंग पॉइंट कहां होता है? मुस्लिम का मस्जिद, चर्च में क्रिश्चियन का चर्च, हिंदू लोगों का अपना मस्जिद, तो रैलिंग पॉइंट वो है। तो उसी तरह रैलिंग पॉइंट सिपॉइज का कहां पे हुआ? बहादुर शाह 2, दिल्ली में। दिल्ली को समझा जाता था थ्रोन, मुगल को फिर से बनाया, और जो एलियन रूलर थे उसको हटाने के लिए हटाया। ओके, उसको हटाने के लिए उसके खिलाफ म्यूटिनी किया। ओके, ओके, now almost all over North India, okay, almost all over North India, as well as central and western India, South India, लेकिन ये जो साउथ इंडिया थे, साउथ इंडिया रिमेन क्वाइट, एंड पंजाब एंड बंगाल वेर मार्जिनली अफेक्टेड। तो हम लोगों से ये पूछा जा सकता है कि ऑल ओवर इंडिया में ये मुटनी हुई थी, ऑल ओवर इंडिया में ये रिवोल्ट जो कि है स्प्रेड हुआ था। तो हम लोगों को कहना है कि देखना है कहां कहां स्प्रेड हुई थी, कहां नहीं हुई थी। ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड नहीं हुई थी। कहां कहां हुई थी? नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हुई थी, सेंट्रल इंडिया में स्प्रेड हुई थी, वेस्टर्न इंडिया में स्प्रेड हुई थी, लेकिन साउथ इंडिया रिमेन क्वाइट। ओके, साउथ इंडिया में ये रिवोल्ट उस समय नहीं स्प्रेड हुई से। ओके, साउथ इंडिया में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है, ऐसा कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 10th में से स्टार्ट हुआ, तो इसको जो कि है स्प्रेड नहीं हुई थी। ओके, ओके, पंजाब एंड बंगाल वेर मार्जिनली अफेक्टेड। तो हम लोग को यह जानना है कि पंजाब एंड बंगाल में भी प्रेजेंस हो चुका था, भले ही मार्जिनली अफेक्टेड, लेकिन सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया। और हम लोग को याद रखना है कि साउथ इंडिया रिमेन क्वाइट। ओके, साउथ इंडिया में स्प्रेड नहीं हुई थी, तो ऑल ओवर इंडिया में भी स्प्रेड नहीं हुई थी। अगर क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है स्टेटमेंट के द्वारा कि यह रिवोल्ट ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड हो चुकी थी, तो हम लोगों को वो स्टेटमेंट को रॉन्ग मान लेना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं साउथ इंडिया में वो स्प्रेड नहीं हुई थी, और सब जगह थोड़ा थोड़ा जगह से थोड़ा थोड़ा स्प्रेड हो चुकी थी। नाउ यंग सिपॉइज ऑफ द 34th नेटिव इन्फेंट्री, मंगल पांडे वेंट ए स्टेप further and fired at the sergeant major of his regiment. He was overpowered and executed, and his regiment too was disbanded. He refused to use the newly introduced infield rifle. तो कॉज क्या था? आखिर में रिबेलियन जो रिबेल सिपॉइज ने रिबेल किया, उसका कॉज क्या था? इमीडिएट कॉज क्या था? कॉज तो बहुत सारे थे। ओके, वो हम लोग नेक्स्ट आगे की क्लासों में देखेंगे कि कॉज, बहुत सारे कॉज थे, लेकिन इमीडिएट कॉज क्या था? इमीडिएट कॉज था ये था इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। ये जो इनफील्ड राइफल था, इसको नाम को हम लोगों को पर्टिकुलर अच्छा से देखना है कि ये जो इनफील्ड राइफल था क्या था। इस इनफील्ड राइफल में वो हम लोग आगे देखते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल वो लोग ने मना कर दिया था यूज करने से। ओके, तो इसी से नाराज होकर, इसी से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर हमारे मंगल पांडे जी ने, और मंगल पांडे किसके थे ये भी पूछा जा सकता है कि वो थे 34th नेटिव इन्फेंट्री, वो इन्फेंट्री में थे। और किसमें थे? ये जो 34th है, ये जो 34th है, इसको भी याद रखना। 34th नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, अपने
थे मंगल पांडे जी, और उन्होंने अपना सर्जेंट मेजर पे फायर किया, जहां से, और ये फायरिंग हुआ हमारा 10 मई 10 मई 1857। ओके, 10 मई 1857। तो मंगल पांडे जी वो कौन थे? 34th नेटिव इन्फेंट्री में थे मंगल पांडे जी। 10 मई 1857 को उन्होंने फायर किया। किस लिए फायर किया? इमीडिएट कॉज क्या था? वो इनफील्ड राइफल के वो यूज करना नहीं चाहते थे, उनका पूरा कैंटोनमेंट, उनका पूरा रेजिमेंट जो कि था उसके खिलाफ थे, तो उन्होंने इसको यूज किया, और नेचुरली कि वो ओवर पावर कर गए और वो एग्जीक्यूट कर गए, और उनको एग्जीक्यूशन किया गया, तो वो अलग बात है। तो हमको याद रखना है कि नेटिव पांडे, मंगल पांडे जी 10 मई 1857 34th नेटिव इन्फेंट्री में हुए थे, और इमीडिएट कॉज क्या था? इनफील्ड राइफल के खिलाफ, इनफील्ड राइफल के खिलाफ। ओके, नाउ in the absence of any leader from their own rank, the insurgent turned to the traditional leaders of Indian society, the territorial aristocrats and the feudal chiefs who had suffered at the hands of the British। तो आखिर में जो छोटे छोटे, पहले तो हम लोग जान लिए कि ऑल ओवर इंडिया का रेलिंग पॉइंट कौन सा बन गया? बहादुर शाह 2 बन गया, ऑल ओवर इंडिया का रेलिंग पॉइंट। ओके, अब छोटे छोटे जो थे पटना में, यूपी में, बहुत जगह, तो जहां भी हम लोगों ने देखा सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज्यादा ये रिबेल फैलाओ, तो उन जगह जो कि छोटे छोटे, जैसे एक ही जगह मंदिर तो नहीं होती है, एक ही जगह मस्जिद तो नहीं होती है, एक ही जगह मेन, तो मेन चर्च एक जगह होता है, मेन जो होता है एक जगह मस्जिद होती है, एक मंदिर मेन होता है, लेकिन छोटे छोटे मंदिर, छोटे छोटे मस्जिद, छोटे छोटे अपने चर्च बहुत सारे जगह होते, तो छोटे छोटे वो जो गांव में थे, छोटे छोटे शहरों में थे, उन लोगों का आखिर में कोई लीडर तो होना चाहिए, लीडर का बहुत होना जरूरी है, क्योंकि उसी के देखरेख में कम से कम एक सिंबॉलिक जो प्रेजेंस है, अभी हम लोगों ने बात किया कि गॉड का सिंबॉलिक प्रेजेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आखिर में सिंबल तो होना चाहिए, आखिर में हम लोग पूजा किसकी करेंगे? हाथ अगर जोड़ रहे हैं किसी के सामने, तो किसके सामने? ईश्वर तो हर जगह है ना, तो कम से कम हम लोग को दिखना चाहिए, अच्छा यहां पे हाथ जोड़े, ये हमारे भगवान है। तो हम लोग अगर प्रेम से हम लोग चलना चाहते हैं, यानी कि जिसको प्रेम बहुत ज्यादा पसंद है वो श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं, जिसको मर्यादा बहुत ज्यादा पसंद है, मर्यादा, वो मर्यादा पुरुषोत्तम के पास जाते हैं, जो शिव के जैसे हैं, जो शिव के जैसे, जिनका नेचर थोड़ा सा कम से कम इनर नेचर जिनका शिव जैसा है, वो शिव के पास जाते हैं, जिनका श्री हरि के जैसा थोड़ा सा इनर नेचर है वो उनके, तो सब अपने अपने नेचर के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स के पास जाते हैं। तो हम लोगों को देखना है कि कहां पे आखिर ईश्वर नहीं, तो ईश्वर के लिए कुछ जगह तो चाहिए, तो वही लोग, ये लोग भी जो कि है कुछ योग्य है, अब गांव शहर में कहां पे खोजेगा बहादुर शाह 2 को? तो छोटे छोटे जो उसके ट्रेडिशनल जो थे, ट्रेडिशनल यहाँ पे एरिस्टोक्रेट्स, ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेट्स और फ्यूडल जो चीफ थे, तो वो फ्यूडल चीफ्स जो थे उन्हीं को उन्होंने, जो ब्रिटिश के हाथों सफर्ड किए थे बहुत सारे, किसी ना किसी रूप में ब्रिटिश ने उनको दबाया था, ब्रिटिश ने उनको परेशान किया था, तो वो लोग जो कि है उनका लीडर बनने के लिए तैयार हो गए, एक सिंबॉलिक रूप में वो लोग तैयार हो गए, ताकि उनके देख रेख में, उनका खास करके प्रेजेंस में पूरा वो लोग रिवोल्यूशन को ऑर्गेनाइज कर सके और जितना हद तक हो सके उसको एग्जीक्यूट कर सके। ओके, तो ये हम लोगों को देखना है कि ट्रेडिशनल जो कि है, ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेट और फ्यूडल चीफ लोकल लेवल पे रिबेलियन का सिंबॉलिक रूप से लीडर का काम किए। ओके, नाउ एट कानपुर, कानपुर में देखते हैं, कानपुर द नेचुरल चॉइस वाज नाना साहेब, द नेचुरल चॉइस वाज नाना साहेब। ओके, द नेचुरल चॉइस वाज नाना साहेब, ही वाज द एडॉप्टेड सन ऑफ द लास्ट पेशवा बाजीराव टू, Peshwa Bajirao II. He had refused the family title and banished from Pune. Was living near Kanpur. Okay, was living near Kanpur. तो कानपुर से कौन सा लीडर हुए? कानपुर से लीडर हुए हमारा नाना साहेब। ओके, कानपुर से जो लीडर थे फ्रीडम स्ट्रगल में 1857 के, वो थे हमारे नाना साहेब। और नाना साहेब के थे कौन थे? वो थे एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव II। ओके, पेशवा बाजीराव II, उन्होंने पुणे में जो थे मराठा के, जो आखिर में डिसेंडेंट थे मराठा के जो पेशवा होते थे, तो उनमें पेशवा बाजीराव II के वो एडॉप्टेड सन थे। ओके, पेशवा बाजीराव II के एडॉप्टेड सन थे नाना साहेब, और नाना साहेब ने कानपुर से लीडर का रोल निभाया, लीडरशिप का
रोल निभाया। तो ओके, ये हम लोगों को देखना है। अब देखिए, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल took over the reign at Lucknow, when popular sympathy was overwhelmingly in the favor of the deposed Nawab. Okay, her son Birjis Qadir, her son Birjis Qadir was proclaimed the Nawab, and a regular administration was Birjis Qadir was proclaimed the Nawab, and a regular administration was organized. तो हम लोगों को याद रखना है कि लखनऊ में जो कि लखनऊ से किसने रोल किया अदा, बेगम हजरत महल, और उसके जो सन थे वो बिरजिस कादिर, उसको बनाया गया नवाब वहां का, और कहे का बिरजिस कादिर जो कि है वो जो कि है नवाब बनेगा, और उसी के लीडरशिप में जो कि है लखनऊ में रिवॉल्यूशन किया गया, एग्जीक्यूट ब्रिटिश के खिलाफ। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि बेगम हजरत महल और हरसन ओके, हरसन बिरजिस कादिर। तो बेगम हजरत अगर लखनऊ से पूछा जाएगा तो याद रखना है ये नाम या ये नाम, यही नाम जो कि है बेगम हजरत महल एंड हरसन बिरजिस कादिर वर प्रोक्लेम्ड, उनका जो सन था बिरजिस कादिर वो ही वाज प्रोक्लेम्ड द नवाब। तो याद रखना है लखनऊ से बेगम हजरत महल एंड हरसन बिरजिस कादिर। ओके, इतना हम लोगों को याद रखना है कि लखनऊ से कौन, बेगम हजरत महल एंड हरसन बिरजिस कादिर। ओके, नाउ बरेली, बरेली में खान बहादुर he was a descendant of the former ruler of Rohilkhand, was placed in command living on a pension granted by the British। तो इनको भी जो की है जो बरेली में है खान बहादुर, बरेली से कौन हुए थे, खान बहादुर। रिबेलियन किसके खिलाफ किया, ब्रिटिश के खिलाफ। लीडरशिप का इन्होंने बरेली से रोल निभाया, एक लीडरशिप का ब्रिटिश के खिलाफ उसी समय 1857 में। तो बरेली से खान बहादुर, उनको भी ब्रिटिश ने पेंशन पे डाल दिया था कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है, हम आपको पेंशन देंगे, आप चुपचाप से बैठे रहिए। तो बरेली से किसने किया, खान बहादुर ने लीडरशिप का रोल निभाया अगेंस्ट द ब्रिटिश। बरेली से खान बहादुर। ओके, नाउ बिहार से किसने किया भाई, सब जानते हैं बिहार, द रिवोल्ट वाज लेड बाय कुंवर सिंह। ओके, कुंवर सिंह, he was the jamindar of Jagdishpur, okay, a 70-year-old man, okay, he had been deprived of his estates by the British, he joined the sepoy when they reached Ara from Danapur। तो हम लोगों ने देखते हैं कि बिहार में सबसे पहला कहां पे हुआ, जो 1857 का रिवोल्ट था वो बिहार में सबसे पहले कहां पे स्टार्ट हुआ, वो हुआ हमारा दानापुर से स्टार्ट। दानापुर से वो लोग कहां गए, आरा में उनको कौन मिल गए, कुंवर सिंह। तो बिहार से किसने अपना रोल अदा किया, तो कुंवर सिंह ने लीडरशिप का रोल अदा किया, किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। कब, 1857 में। तो बिहार में सबसे पहले यहां हुआ था। ओके, तब जाके ये लोग आरा में जाके कुंवर सिंह से मिले और बिहार से इस तरह से लीडरशिप का रोल कुंवर सिंह ने निभाया। ओके, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ द रिवोल्ट वाज रानी लक्ष्मीबाई। ओके, ये है हमारी रानी लक्ष्मीबाई, हु एज्यूम्ड द लीडरशिप ऑफ द सिपॉयज एट झांसी। ओके, झांसी। लॉर्ड डलहौजी जो थे वो गवर्नर जनरल, द गवर्नर जनरल had refused to allow her adopted son to succeed to the throne after her husband died, and had annexed the city by the application of the doctrine of lapse. She even offered to keep Jhansi safe for the British if they would grant her wishes. When it was clear nothing was working, तो नेचुरली है रानी लक्ष्मीबाई जो की है ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। ब्रिटिश के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत कोशिश की कि ब्रिटिश को मना लें कि हम लोग जो कि है आपके खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे, आपके खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे, और आपका जहां तक भी हो सकता है हर संभव तरीके से मदद की जाएगी झांसी के द्वारा ब्रिटिश को। लेकिन जो कि है ये जो हमारे डलहौजी जी थे गवर्नर जनरल, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की एक भी बात नहीं मानी, और उनका जो पॉलिसी था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि अगर आपका सन नहीं है तो जो कि है हम आपके स्टेट को हथिया लेंगे, हम आपके स्टेट को ब्रिटिश में मिला लेंगे। तो इस पॉलिसी के तहत लॉर्ड डलहौजी ने
झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का स्टेट को कैप्चर कर लिया। तो इसी से नाराज होकर रानी लक्ष्मीबाई ने रिवोल्ट ब्रिटिश के खिलाफ की। ब्रिटिश को उन्होंने बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की कि ब्रिटिश हम लोग जो कि है झांसी को, ब्रिटिश को हर तरह से सहायता देंगे, सिर्फ हमारे एडॉप्टेड सन को मान लिया जाए वहां का रूलर। लेकिन ब्रिटिश ने कहा नहीं, सिर्फ जो नेचुरल जो सन है उसी को मानेंगे, और नेचुरल सन नहीं है तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो हो जाएगा। और उसके तहत जो कि है उसने अपना झांसी पे, यानी कि एक कैप्चर करने का तरीका है, ये नहीं तो ये मेथड, ये नहीं तो ये मेथड, पहले डिसाइड होता है कि क्या करना है, उसके बाद मेथड लागू होती है। ओके, तो ब्रिटिश का सिंपल से फंडा था, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके कैप्चर करो, ये मेथड नहीं तो वो मेथड यूज करेंगे, वो मेथड नहीं तो वो मेथड यूज करेंगे, सिंपल सा फंडा था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को कैप्चर किया, जिससे नाराज होकर रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश के खिलाफ अंत में युद्ध किया। ओके, ना द फर्स्ट टू फॉल वॉज दिल्ली, द फर्स्ट टू फॉल वॉज दिल्ली ऑन 20 सितंबर 1857। हम लोग यहां पे देखते हैं कि 11th मई को पहले मेरठ में हुआ, 10th मई को, 11th मई को 1857 में कहां पे हुआ था? दिल्ली में। तो दिल्ली एक रैलिंग पॉइंट था, दिल्ली एक सेंट्रल पॉइंट हो गया था, दिल्ली एक सेंट्रल पॉइंट हो गया था। तो दिल्ली को जो कि है कब से जो कि है दिल्ली एक सेंट्रल पॉइंट हो गया, तो सबसे जरूरी था ब्रिटिश के लिए भी दिल्ली को जो कि है रेस्क्यू करना, दिल्ली को जो कैप्चर कर लिया था उसको जो कि है वहां से हटाना। तो फर्स्ट टू फॉल वाज, ओके, फर्स्ट टू फॉल वाज दिल्ली। और कब फॉल हुआ? 20 सितंबर 1857 से। बहादुर शाह जो थे टू, उनको जो रूलर बनाया गया था दिल्ली में, तो 11th मई को बनाया गया था, और 11th मई से ये चला 20 सितंबर 1857 को, जब ब्रिटिश आए और पूर्णतः जो कि है दिल्ली को फिर से वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए। तो फर्स्ट टू फॉल यहां पे देखना है कि फर्स्ट कहां पे हुआ था? मेरठ में हुआ था। सेकंड हुआ था कहां पे? दिल्ली में हुआ था। और फर्स्ट टू फॉल वाज दिल्ली। कब? 20 सितंबर 1857। बहादुर शाह वो टुक रिफ्यूज इन हुमायूंस टॉम। तो बहादुर शाह ने कहां पे रिफ्यूज लिया? बहादुर शाह टुक रिफ्यूज इन हुमायूं का टॉम। या ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है कि बहादुर शाह जब ब्रिटिश ने कैप्चर किया 20 सितंबर 1857 को, तो बहादुर शाह ने कहां रिफ्यूज लिया? बहादुर शाह ने रिफ्यूज लिया हुमायूं का टॉम। वहां से ब्रिटिश ने उसको फिर से खींच के निकाला। वाज कैप्चर्ड, ट्राइड एंड डिपोर्टेड टू, कहां पे डिपोर्ट किया गया? फिर वो बर्मा में डिपोर्ट किए गए। ओके, बर्मा में। द रानी झांसी डाइड फाइटिंग ऑन, रानी झांसी जो कि है 17 जून 1857। रानी ऑफ झांसी डाइड, कब डाइड हो गया? रानी ऑफ झांसी जो बहुत अच्छे तरीके से फाइट किया उन्होंने, भले ही पहले वो ब्रिटिश के खिलाफ फाइट करने को तैयार नहीं थे, ब्रिटिश को बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब ब्रिटिश नहीं माने तो उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ फाइट की, और जब फाइट की तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फाइट की ब्रिटिश के खिलाफ, और लड़ते लड़ते वो मार्टियर हुए। कब हुए? 17 जून 1857 के। और उनको मार्टियर होने में आखिर में उनको हराया कौन? तो जनरल हीरो, इनको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है इसको जनरल हीरो। तो हीरो ने उनको हराया। हीरो ने किसको हराया? रानी झांसी को। और रानी झांसी को कब हराया? तो 17 जून 1858 में। 17 जून 1858 में रानी ऑफ झांसी डाइड। किसने किया? किसने उनको हराया? जनरल हीरो ने। हु डिफीटेड हर। ओके, नाना साहेब का क्या हाल हुआ? जो नाना साहेब कानपुर से लड़ते थे, नाना साहेब रिफ्यूज टू गिव इन एंड फाइनली ही एस्केप टू नेपाल। तो नाना साहेब जो कि थे वो लड़ाई करते रहे बहुत, लेकिन वो कहे कि अब जब देखे उन्होंने कि अब ब्रिटिश से लड़ाई नहीं कर सकेंगे, बहुत ही कोशिश की लेकिन ब्रिटिश को नहीं हरा सके, तो वो चले गए नेपाल की तराई में, और ताकि अगर बाय चांस फ्यूचर में समय मिला, फ्यूचर में कंडीशन वैसा हुआ, तो वो फिर से जो कि है लड़ाई स्टार्ट कर सके। तो नाना साहेब कहां चले गए? नेपाल में चले गए। इन द बिगिनिंग ऑफ 1859 में, कानपुर से वो लीडरशिप का रोल निभा रहे थे, तो वो चले गए नेपाल में इन द बिगिनिंग ऑफ 1857। कुंवर सिंह का क्या हाल हुआ? कुंवर सिंह हिज डेथ ऑन 9 मई 1858। ओके, तो
9 मई 1858 को कुंवर सिंह भी जो कि है चल बसे। हम लोग जानते हैं कि जब आजमगढ़ से वो नदी से पार कर रहे थे तो उनको गोली लग गई थी ब्रिटिश की, जिसके कारण बहुत ज्यादा इन्फेक्शन उनको फैल गया और इसके कारण, लेकिन लास्ट तक जो कि है वो हर जगह ब्रिटिश को जो कि है हराते रहे। कुंवर सिंह बहुत ही ब्रेव थे और बहुत ही उनमें लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ज्यादा थी। वो कभी ब्रिटिश से डिफीट नहीं हुए, हर जगह उन्होंने ब्रिटिश को हराते रहे। और लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओल्ड एज हो चुके थे, फिर भी वो हराते रहे और गोली लगने से उनका जो शरीर था, क्योंकि ओल्ड एज हो चुका था, तो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया, जिसके कारण 9 मई 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। भले ही उनके जो सन थे, सॉरी, उनके जो ब्रदर थे अमर सिंह, उन्होंने लीडरशिप को आगे बढ़ाया, रिबेलियन को आगे बढ़ाया, लेकिन लास्ट में जो कि है वो भी सफल नहीं हो सके। ओके, तो कुंवर सिंह कहां पे लीड कर रहे थे? कुंवर सिंह 9 मई 1858 को बिहार से जो लीड कर रहे थे बिहार को, कुंवर सिंह 9 मई 1858 को वो भी डाइट कर गए ब्रिटिश के गोली से। ओके, टाटिया टोपे अप्रैल 1859 में वो भी कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश। ही वाज बिट्रेड बाय जमींदार। ओके, तात्या टोपे वाज बिट्रेड बाय जमींदार और तात्या टोपे का भी रोल खत्म हो गया। ही वाज कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश। कब? अप्रैल 1859। तो 1859 होते होते हम लोग देखते हैं कि सारा जो कि है 59 तक सारा जो कि है सब कुछ खत्म हो गया था। ओके, 59 तक सब कुछ ब्रिटिश जो कि है अपना फिर से जो वार हुई थी ब्रिटिश के खिलाफ, उसको जो कि है वो लोग ब्रिटिश फिर से रेस्क्यू करने में, फिर से जो कि है अपना साम्राज्य बढ़ाने में ब्रिटिश सक्सेसफुल हो गए। तो यहां पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट टू फॉल, ये याद रखना है, फर्स्ट टू फॉल दिल्ली। कब? 20 सितंबर 1857। और कैप्चर ब्रिटिश 20 सितंबर को कैप्चर कर लिया फिर से ब्रिटिश ने, और 11 मई को हुआ था दिल्ली पे सिपॉयज का कैप्चर, और ब्रिटिश ने फिर से कैप्चर कर लिया फर्स्ट टू फॉल दिल्ली 20 सितंबर 1857। जो फिर वहां बहादुर शाह कहां जाके छुप गए थे? हुमायूंस का टॉम में। हुमायूंस का टॉम से उनको खींच के लाए और उनको बर्मा डिपोर्ट कर गए। बर्मा में फिर बहादुर शाह जी की मृत्यु हो गई। ओके, रानी ऑफ झांसी कब हुए? 17 जून, याद रखना है, 17 जून 1857 में, 17 जून 1857 में, सॉरी 17 जून 1858 में रानी ऑफ झांसी डाइड 17 जून 1858 में। और उनको हराया कौन? जनरल हीरो नाना साहेब नेपाल में चले गए और बिगिनिंग ऑफ 1859 में वो नेपाल में चले गए। वहीं जो कि है उनका आखिर में किसी न किसी तरह मृत्यु हुई होगी। ब्रिटिश उसको मृत्यु नहीं दे सके, वो क्योंकि नेपाल चले गए ताकि फिर से अगर मौका मिले तो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। अगर कंडीशन वैसा हुआ तो वो नेपाल चले गए और इन द बिगिनिंग ऑफ 1859 वो नेपाल चले गए। ओके, कुंवर सिंह 9 मई 1858 को डाइट कर गए। टाटिया टोपे अप्रैल 1859 को वो डाइट कर गए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश के खिलाफ जितने भी सिपॉयज का आंदोलन हुआ, जितने भी सिपॉयज या फिर पब्लिक का या कुछ भी हुआ 1857 से 10 मई 1857 से अप्रैल 1859 तक जाते जाते सब कुछ ब्रिटिश ने फिर से ओवर पावर्ड कर लिया, फिर से कैप्चर कर लिया, फिर से रेस्क्यू कर लिया, अपना फिर से अपना वो जो उनका टेरिटरी था उसको बढ़ाने लगे। ओके, यहां पे हम लोगों को यह भी देखना है कि हर कोई जो कि है ब्रिटिश के खिलाफ और ब्रिटिश का समर्थन में भी नहीं आए। तो बहुत लोग थे इस रिवोल्ट में जो ब्रिटिश के खिलाफ थे, बहुत लोग थे जो ब्रिटिश के समर्थन में थे। ओके, तो कौन कौन समर्थन में थे? मर्चेंट्स, इंटेलिजेंसिया, इंडियन रूलर्स नॉट ओनली केप्ट aloof but actively supported the British despite the doctrine of lapse. Despite the doctrine of lapse, the Indian rulers liberally provided them with men and material. Almost half of the Indian soldiers not only did not revolt but fought against their own countrymen. Okay, तो यहां पे हम लोग को देखना है कि सारे लोग जो कि है ना ब्रिटिश के अगेंस्ट थे और ना ब्रिटिश के समर्थन में थे। कुछ लोग जो कि है
ब्रिटिश के समर्थन में भी थे और कुछ लोग जो रिवोल्ट को सप्रेस करना चाहते थे, और कुछ लोग जो कि है ब्रिटिश से लड़ाई कर रहे थे। तो कौन कौन ब्रिटिश के समर्थन में थे? लड़ाई तो हम लोगों ने देख लिया कि बिहार से कौन थे, लखनऊ से कौन थे, कानपुर से कौन थे, झांसी से कौन थे, और भी तरह तरह जगह से कौन थे। ओके, तो यहां पे बरेली से कौन थे। तो अब हम लोग को देख रहे हैं समर्थन में कौन से? मर्चेंट्स ने ब्रिटिश को समर्थन किया, इंटेलिजेंसिया ने ब्रिटिश को समर्थन किया, इंडियन रूलर्स जो कि है ब्रिटिश को समर्थन दिया। ओके, भले ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी जी ने लाया था, लेकिन फिर भी जो कि है इंडियन रूलर्स ने किसको समर्थन किया? ब्रिटिश को समर्थन किया। हाफ ऑफ द इंडियन सोल्जर्स भी जो कि थे, सिपॉयज के द्वारा रिवोल्ट किया गया, स्टार्ट किया गया, तो सिपॉयज में भी हाफ जो कि थे ब्रिटिश के समर्थन में ही रहे और हाफ ने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़े। तो हाफ ऑफ द इंडियन सोल्जर्स नॉट ओनली डिड नॉट रिवोल्ट बट फॉट अगेंस्ट देयर ओन कंट्रीमैन। ओके, हाफ ने ब्रिटिश का समर्थन किया, हाफ ने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई किया। उसी तरह इंडियन रूलर्स ने टोटली इंडियन रूलर कुछ को छोड़ के जो कि है टोटली अगर माने तो इंडियन रूलर बहुत सारे, समझिए 90% इंडियन रूलर या फिर 80% से ज्यादा इंडियन रूलर ब्रिटिश को समर्थन दिए। फिर इंटेलिजेंसिया लोग ने ब्रिटिश को समर्थन दिया, मर्चेंट्स ने जो कि है ब्रिटिश को समर्थन दिया सप्रेस करने में रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, नाउ द रिवोल्ट हैड इम्प्रेस्ड almost every cantonment in the Bengal and a few in Bombay। लेकिन हम लोगों ने देखा only the Madras army remained totally loyal। हम लोगों ने देखा कि साउथ इंडिया जो कि रिवेल did not spread to every corner of the country। क्यों? नॉर्थ में स्प्रेड हुआ, सेंट्रल में स्प्रेड हुआ, वेस्टर्न में स्प्रेड हुआ, और बंगाल और पंजाब थोड़ा थोड़ा उसमें भी स्प्रेड हुआ। लेकिन हम लोगों ने देखा कि साउथ जो कि है, साउथ इंडिया रिमेन क्वाइट। ओके, तो साउथ इंडिया यहां पे जो रॉयल भी जो सोल्जर्स भी थे, तो रिवोल्ट एवरी कैंटोनमेंट इन द बंगाल में, एवरी कैंटोनमेंट, टू इन बॉम्बे में भी हुआ, लेकिन मद्रास आर्मी रिमेन टोटली लॉयल। तो साउथ इंडिया जो टोटली क्वाइट थे रिवोल्ट से, तो नेचुरली है कि मद्रास आर्मी जो रिमेन टोटली लॉयल टू द ब्रिटिश, और उन्होंने रिवोल्ट को सप्रेस करने में बहुत तरीके से भूमिका निभाई ब्रिटिश के समर्थन में आके। ओके, द इंट्रोडक्शन कॉज क्या था? इमीडिएट कॉज क्या था रिवोल्ट का? इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट व इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल enhance the sepoys growing disaffection with the government। okay, the cartridges क्या था? वो इनफील्ड राइफल में आखिर में क्या था? the cartridges of the new rifle had to be beaten off, okay, before loading, and the grease was reportedly made of beef and pig fat। ये देखिए, बीफ जो कि है ये हिंदुओं के लिए बहुत ही, गाय को बहुत ही माता मानती है हिंदू लोग, तो गाय को जो कि है, गाय का बीफ से वो जो कि है न्यू कार्ट्रिजेस जो बनाया गया था, जिसको बिटन किया जाता था बिफोर लोडिंग, उसको जो कि है उसको बनाया गया था बीफ से। तो नेचुरली जिसको गाय को जो कि है माता मानते, गाय को काटना बहुत ही ज्यादा पाप का काम माना गया है हिंदू में, उसी को फिर से वो गाय की मांस को जो कि है वो फिर अपने मुंह में लगाएगा, तो ये हिंदू के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक थे, बहुत ही ज्यादा ये रिलीजन के बिल्कुल ही अपोजिट थे वो। तो हिंदू लोग ऐसे नाराज थे। नाउ पिग जो कि है मुस्लिम लोगों के लिए जो पिग है हराम होता है, पिग को वो बहुत ही खराब नजरों से देखता है, तो उसको भी जो कि है वो जो कि है पिग को लगाना मुंह में मुस्लिमों के लिए भी बहुत ज्यादा खराब थे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं यहां से हिंदू आहत हुए, हिंदू यहां से आहत हुए। ओके, और यहां से जो कि है मुस्लिम लोग आहत हुए। ओके, तो यहां से हिंदू आहत हुए, यहां से हमारे मुस्लिम लोग आहत हुए। बीफ जो कि थे, बीफ का इंट्रोडक्शन कर दिया गया था ग्रीस कार्ट्रिजेस में, तो यहां पे हिंदू आहत हुए, मुस्लिम लोग आहत हुए, क्योंकि पिग से भी, पिग का फैट भी उसमें मिला हुआ था। किसका फैट मिला हुआ था? तो बीफ का एंड पिग का, तो पिग का। ओके, बीफ एंड पिग का, तो पिग से आहत हो गए मुस्लिम लोग, बीफ से आहत हो गए हिंदू लोग। तो ये थे हमारे इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट का, जो सीपॉयज के द्वारा किया गया आखिर में। और क्या था वो? इनफील्ड राइफल इंट्रोडक्शन किया गया, जिसका कैट्रिजेस ऑफ द न्यू राइफल हैड टू बी बीटन ऑफ बिफोर लोडिंग
एंड द ग्रीस वॉज रिपोर्टेडली मेड ऑफ बीफ एंड पिग फैट। ओके, तो ये थे हमारे इमीडिएट कॉज। इनफील्ड राइफल कैट्रिजेस जिसको बिटन ऑफ करता था, और वो जो बनाया हुआ था ग्रीस जो कि उसका बनाया गया था वो था बीफ एंड पिग फैट से बनाया गया था। तो इससे बीफ से हिंदू लोग आहत हुए, पिग से मुस्लिम लोग का रिलीजन आहत हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं रिलीजन के बेसिस पे, रिलीजन के लिए जो कि है वॉर हुई। और हम लोग लास्ट में भी अगर देखते हैं कि तो पार्टीशन जब हुई, जब इंडिया डिवाइड कर दिया गया 15 अगस्त 1800, 15 अगस्त 1947 को, तो वो भी डिवीजन हुआ रिलीजन का। स्टार्टिंग भी रिलीजन से हुआ, स्टार्टिंग जो कि हुआ वो भी हो गया रिलीजन से। ओके, स्टार्टिंग भी रिलीजन, और एंड जो कि है, और एंड जो कि है ये भी हुआ हमारा रिलीजन। ओके ओके, तो बहुत ही ज्यादा रिलीजन कॉमन पीपल के लिए खास करके बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। कॉमन पीपल के लिए रिलीजन बहुत ही एक अच्छा रोल प्ले करती है। रिलीजन जो होता है उसको वो लोग समझते नहीं है, लेकिन रिलीजन जो कि है जिसे डेली एक्टिविटीज में वो लोग जो पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो रिलीजन बहुत ही मायने रखती है। तो स्टार्टिंग इतना मायने रखते कि समझिए रिलीजन ने रिवोल्ट कराया, और रिवोल्ट भी ऐसा वैसा नहीं हुआ, भयंकर रिवोल्ट हुआ 1857। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि रिलीजन ने पार्टीशन भी कराया कंट्री का, और पार्टीशन भी ऐसा वैसा नहीं हुआ, एकदम से ही इंडिया एंड पाकिस्तान बन गया। तो रिलीजन का इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो स्टार्टिंग भी हुआ रिलीजन के बेसिस पे, एंड भी हुआ रिलीजन के बेसिस पे, इसीलिए रिलीजन बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। ओके, आखिर में रिलीजन को बनाने में भी बहुत से साल लगे, बहुत से करोड़ों साल नहीं, सैकड़ों साल से भी ज्यादा, करीब 2000 साल से ज्यादा पुराना है हम लोग का रिलीजन। तो उसको बनाने में जब इतना समय लगा, तो उसको बचाने के लिए नेचुरली है कि फाइट होगा ही। ओके, तो स्टार्टिंग भी हुआ रिलीजन के बेसिस पे, क्योंकि पिग यहाँ बीफ और पिग का फैट होता था इनफील्ड राइफल में यूज, और एंड भी हुआ रिलीजन के बेसिस पे रिवोल्ट जब पार्टीशन हुआ 15 अगस्त को। पार्टीशन जब हुआ तो वो भी हुआ रिलीजन के बेसिस, स्टार्टिंग एंड एंडिंग बोथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ओके, और इमीडिएट कॉज क्या था रिवोल्ट का, तो ये था इनफील्ड राइफल को याद रखना, जिसका कैट्रिजेस ग्रीस जो उसका था वो बीफ एंड पिग फैट से होता था, फिर उसको बिटेन करना पड़ता था लोडिंग के समय। तो ये था हमारा इमीडिएट कॉज। ओके, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों आहत हुए रिलीजन। अब देखो, द मैसेज कन्वेड बाय द सर्कुलेशन ऑफ चपाती एंड लोटस फ्लावर। तो यहां पे ये देखना है कि जितना भी मैसेज कन्वेड होता था उस समय, मैसेज कन्वेड मतलब मैसेज ऑफ रिवॉल्यूशन, कि यहां पे जो कि सीक्रेट, ताकि ब्रिटिश को पता ना चल सके कि कौन सा जो कि है, इतना जल्दबाजी में हुआ ये रिवोल्ट, इतना ज्यादा कि कोई भी प्री प्लानिंग नहीं हो सका। तो लेकिन अब जो रिवोल्ट स्टार्ट हो चुका है उसको हमको सक्सेसफुल बनाना है उस रिवोल्ट को। तो मैसेज अगर हम कौन कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ब्रिटिश ओवर पावर है, ब्रिटिश जो कि बहुत ज्यादा माइटी है, ब्रिटिश टोटली रिवोल्ट को सप्रेस कर दे। तो हम लोग सीक्रेटली मैसेज कन्वर्ट करते थे उस समय जो कि थे सोल्जर्स और तरह तरह के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे बहादुर शाह 11 मई को हुआ, तो 11 मई में जो कि है दिल्ली में एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया, वहां पे कुछ सिपाही थे, कुछ जनरल लोग थे, तो उन लोगों के द्वारा मैसेज तरह तरह के रूलर को, तरह तरह के ऑर्गन जो भी अच्छे अच्छे पोजीशन में थे, ताकि सब अपने लेवल पे आकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करें। तो वो मैसेज किस नाम से, एक कोड वर्ड होता था। ओके, कि हम आपको यहां से इस कोई किसी को भी भेजेंगे, ब्रिटिश एक ही आदमी को अगर हम भेजेंगे तो ब्रिटिश उसको सस्पिशन के नजर से देख लेगा, उसको फिर कैप्चर कर लेगा, उसको फिर हैंग कर दिया जाएगा। इसीलिए तरह तरह के लोगों को, किसी को भी उठा लेते थे, कभी स्टूडेंट को बुला लेते थे, कभी जो कि है किसी को भी ट्रेडर को बुला लेते थे, कभी छोटा छोटा लोगों को वो हेल्प लेते थे, सिर्फ इंफॉर्मेशन। लेकिन कैसे वो पहचाना जाएगा, तो उसको बोल दिया जाता कि जो सीक्रेट हम लोगों का कोड वर्ड है वो है हमारा चपाती एंड लोटस फ्लावर। वो कह देगा कि हम चपाती और लोटस फ्लावर की तरफ से आए हैं, एक सीक्रेट वर्ड जो कि था उन लोगों का, तो वो समझ जाएगा कि ये हम लोगों का बंदा है। वो जो अगर कह देगा कि वो यहां से वहां जाना है, तो किसी को भी किसी के भी द्वारा वहां जाएगा मैसेज, सिर्फ जो कि है कोड वर्ड वो उन लोगों का होता था कि चपाती और लोटस फ्लावर। तो यहां पे ये देखना है कि द मैसेज वॉज कन्वेड
सर्कुलेशन जो होता था मैसेज का वो होता था, कोड वर्ड जो था उसका नाम चपाती एंड लोटस फ्लावर। ओके, चपाती एंड लोटस फ्लावर। चपाती से पेट भर जाता है और लोटस फ्लावर एक रिलीजियस बहुत बड़ा सिंबल है हिंदू में। तो चपाती से यानी कि अपना धर्म को भी बचाओ रखो, अपना पेट को भी बचाए रखो, अपना सेल्फ को भी बचाओ रखो, अपना धर्म को भी बचाए रखो। बहुत ही अच्छा वर्ड था ये चपाती, अपना जो कि है पेट को बचाए रखे, और जो कि है लोटस फ्लावर यानी कि अपना धर्म को बचाए रखे। तो ये था हमारा सर्कुलेशन मैसेज का कोड वर्ड। ओके, नाउ बहादुर शाह वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द एम्परर, ओके, बाय ऑल रिबेल लीडर। आखिर में किसी ना किसी को तो वहां पे बनाना पड़ेगा ना सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो सेंट्रल पॉइंट कौन किसको बनाया जाएगा? तो सेंट्रल पॉइंट बनाया जाएगा बहादुर शाह जफर को बनाया गया, बहादुर शाह टू। ओके, बहादुर शाह टू, बहादुर शाह टू को जो कि है रिकॉग्नाइज एज द एम्परर, किसी ना किसी को तो बनाया जाएगा। और दिल्ली वाज कंसिडर्ड एट द सीट। ओके, तो दिल्ली एक सेंट्रल पॉइंट था, रैलिंग पॉइंट था दिल्ली, तो इसको जो कि सबने माना। और लोकल लेवल पे जो भी डिफरेंट थे उन्होंने अपना लीडरशिप का रोल निभाया, जैसे कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से जो कि बेगम हजरत महल एंड हर सन, बेगम हजरत महल एंड हर सन बिरजिस कादिर। तो हर कोई ने अपना अपना, जैसे बरेली से जो कि खान बहादुर, बिहार से कुंवर सिंह, तो हर किसी ने निभाया। लेकिन सबने जो कि है मान लिया कि आखिर में जो सेंट्रल होना चाहिए, सर्कुलेशन तो पूरे देश में तरह तरह के जितने एरिया थे उसमें तरह तरह के अपने लीडर हुए, और सेंट्रल दिल्ली में जो कि है जहां सब आते थे अपना डिसीजन देने के लिए, सब आते थे अपना जो कि है ये मैसेज सर्कुलेशन कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। क्योंकि प्री प्लानिंग तो पहले से हुई नहीं थे, एक स्पॉन्टेनियस हम लोग कह सकते हैं कि ये रिबेलियन थे, तो प्री प्लानिंग हुई नहीं थी, तो बहुत ज्यादा मैसेज सर्कुलेशन होता था। तो उसका जो सेंट्रल जो पॉइंट था वो था हमारा दिल्ली, और वहां बहादुर शाह जो कि है वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द एम्परर बाय ऑल द रिबेल लीडर। ताकि एक सेंट्रल पॉइंट तो होना चाहिए ना, बहुत सारे जगह में है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन एक सेंट्रल पॉइंट का जो रोल निभाया वो थे बहादुर शाह टू ने निभाया। ओके, तो हम लोगों को ये देखना है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम। ये सारे पॉइंट प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम लोग देखते हैं कि इस तरह से परीक्षा में जो भी है इसी तरह से पॉइंट पूछे जाते हैं। ओके, कुछ एनालिसिस वाला पॉइंट, कुछ जो कि है हमारा फैक्चुअल पॉइंट। तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, और ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे ओके, यहां से हम लोगों को ये सारे चीजों को अच्छे से फिर से देखना है, एक अच्छा समझ लेना है, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की, अगर ये सारे पॉइंट को हम लोग जानेंगे तो एग्जाम में जो कि है हम लोगों को अच्छे से डील करने में मदद मिलेगी, अच्छे से जो कि है कम समय में ज्यादा रिकॉग्निशन होगा, कम समय में ज्यादा मेमोरी में रहेगी, और अच्छे से एग्जाम को डील कर सकेंगे। थैंक यू।